अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियरिज़म। जो कि जब साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियरिज़म आया तो उसने साइकोलॉजी के अंदर बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि जब बिहेवियरिज़म आया कि साइकोलॉजी के अंदर एक तरह का इनकलाब आ गया, क्योंकि बिहेवियरिज़म बेसिकली बिहेवियर को मॉडिफाई करने की बात करता है, आपके बिहेवियर को चेंज करने की बात करता है, नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव और पॉजिटिव बिहेवियर को नेगेटिव, पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करने की बात करता है। वो कहता है कि आप बिहेवियरिज्म को अगर फॉलो करें, इसके रूल्स को, इसकी जो टेक्निक्स है उसको यूज़ करें तो आप किसी भी शख्स को, किसी भी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो जब बिहेवियरिज्म आया तो उसने एक, आप इस तरह से कह सकते हैं कि बिहेवियरिज्म की वजह से साइकोलॉजी के अंदर एक इनकलाब आया है। इतना इंपॉर्टेंट है ये स्कूल ऑफ थॉट। तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स में इसको देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसके बहुत से पार्ट्स भी बनेंगे। तो अगर आप बिहेवियरिज्म को अच्छे से समझना चाहते हैं, और चूँकि हम गहराई में जाके और इसको तफसील से, डिटेल से इसको देखेंगे, डीपली इसको जाके देखेंगे, तो अगर आप बिहेवियरिज्म को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। मज़ीद जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी हम साथ साथ करते रहेंगे। बिहेवियरिज्म, ये थोड़ा सा मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। और अगर सोर्स की बात करूं, ये जो हम स्कूल ऑफ थॉट देखेंगे, इसका जो मेजर सोर्स होगा ये वाली बुक होगी, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। इसका 10th एडिशन है, जो जिसके राइटर ये हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये वाली मेन सोर्स होगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको कोई डाउट ना हो कि ये वाला जितना भी यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है पता नहीं कहाँ से उठाया गया है, कैसे उठाया गया। मेजर सोर्स यही होगा, बाकी गूगल भी है और चीज़ों को क्लियर करने के लिए या चीज़ों को कंफर्म करने के लिए भी मुख्तलिफ सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि गूगल तो मेजर सोर्स है। ठीक है, और बुक्स और भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर सोर्स होगा यही होगा। हम इसी बुक को फॉलो करेंगे क्योंकि ये 10th एडिशन है तो इसको हम वैलिड ही मानेंगे बुक को। ठीक है जी, तो ये हमारा सोर्स होगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। मैंने आपको अपनी क्वालिफिकेशन भी बता दी है कि आपको पता हो कि कौन करा रहा है। ठीक है, उसके बाद सोर्स भी बता दिया है और आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ बिहेवियरिज्म, हिस्ट्री ही देखेंगे क्योंकि पहले हम इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा जान लेंगे तो हमें इसको समझना ईजी हो जाएगा। अच्छा, हिस्ट्री को समझने के लिए एक हमारे पास स्टोरी है बड़ी ही ज़बरदस्त, एक घोड़े की, एक हॉर्स की स्टोरी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वैसे इसके बारे में मैंने सारा कंटेंट लिख रखा है, वो भी हम साथ साथ देखेंगे, लेकिन आपको मैं जल्दी से सुना देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इसको इसके चक्कर में पड़ेंगे। स्टोरी यूँ है जी कि क्लेवर हांस एक हॉर्स है, घोड़ा है। 1900s में, यानी कि जो 1900 के जो पहले 10 साल है उस वक्त तक इस घोड़े की बहुत धूम थी ना, वेस्ट के अंदर बहुत लोग इसको जानना शुरू हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि जो घोड़ा था, ये हॉर्स था ना, ये क्वेश्चंस के आंसर कर सकता था, कुछ क्वेश्चंस के ये आंसर कर सकता था। आप इससे क्वेश्चन करते थे तो ये आपको आंसर करता था। इस वजह से ये बहुत फेमस हो गया था घोड़ा, बहुत इसको मतलब कि पजीराई मिली थी, बहुत इसको, ये मतलब कि फेमस, इतना फेमस हो गया था कि लोग इसको दूर दूर से देखने आते थे। ठीक है जी, इसको मतलब कि ये यहाँ पर लिखा हुआ 1900s के अंदर इसको तकरीबन यूरोप के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत से लोग इसको जानना शुरू हो गए थे। अच्छा, इसको ही वाज द स्मार्टेस्ट हॉर्स इन द वर्ल्ड, इसको स्मार्टेस्ट हॉर्स बोला गया है वर्ल्ड के अंदर, ख़ास तौर पर साइकोलॉजी के अंदर। ये वाहिद घोड़ा है जो कि साइकोलॉजी के अंदर अपना रोल प्ले करता है। अच्छा, जो क्या करता है, ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर करता है जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, इसके अलावा अगर आपसे इससे कोई भी क्वेश्चन करें तो उसका आंसर करता था ये घोड़ा। अच्छा, अब हुआ क्या, इसका जो था ऑनर था वो एक मैथमेटिशियन था, रिटायर्ड मैथमेटिशियन था, उसने इसको मैथमेटिक्स सिखाई थी अच्छे तरीके से। और वो, उसका ये कहना था, दावा था कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं ये इसलिए इंटेलिजेंट शो नहीं कर पाते कि इनकी इंटेलिजेंस को निखारा ही नहीं जाता, इनको कोई ऐसा बंदा मिलता ही नहीं, या इनको उस तरह से हम कंसीडर ही नहीं करते जिस तरह से इनको करना चाहिए, इसलिए ये इतने इंटेलिजेंट हमें नहीं मिलते, या इतना रोल हमें सोसाइटी के अंदर इसका नहीं मिलता। अच्छा, जब ये घोड़े की धूम मची ना, तो आपको पता है कि जब किसी चीज़ की धूम मचती है या कोई कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है तो उसके फिर मुखालिफ भी सामने आते हैं, उसके क्रिटिक्स भी सामने आते हैं। तो इसके क्रिटिक्स भी सामने उन्होंने बोला कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये घोड़ा इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रहा हो, खुद से आंसर कर रहा हो, ये घोड़ा इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो पीछे पड़ गए इस घोड़े के और उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी में फिर कमेटी ने ये साबित कर दिया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, वाकई ही घोड़ा इंटेलिजेंट है। लेकिन उसके अंदर एक बंदा ऐसा था जो कहता था कि जी ना, ये गड़बड़ है,
वो बंदा था स्टम्प, ये वाला बंदा था जो कहता ना जी ये गड़बड़ है, मैं मुतमईन नहीं हूँ इससे। वो मुतमईन नहीं था। फिर उसने अपने एक स्टूडेंट को ना ऑस्कर पफंगस्ट को उसने टास्क दिया कि भाई इसके पीछे लॉजिक तलाश करिए, क्या चक्कर है। फिर उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के साथ उसने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। उसमें उसने क्या किया, वो लोग कुछ लोग ऐसे एक ग्रुप बना दिया जिनको क्वेश्चंस के आंसर आते थे, जो उन्होंने घोड़े से क्वेश्चन करने थे ना, उसके आंसर उन क्वेश्चंस के आंसर उनको पता थे। एक ग्रुप वो बना दिया, उनको क्वेश्चंस तो बता दिए लेकिन उनके आंसर नहीं बताए। ठीक है, एक ग्रुप ये है जिसको आंसर पता है क्वेश्चंस के जो उन्होंने पूछने हैं, एक ग्रुप को क्वेश्चन पता लेकिन आंसर्स नहीं पता। उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया ना, तो घोड़े ने उन लोगों के आंसर्स दे दिए जिनको आंसर आते थे। हॉर्स ने उन लोगों के आंसर दे दिए जिनको आंसर्स का पता था, लेकिन जिन लोगों को आंसर्स का नहीं पता था उनके वो आंसर नहीं दे सका। ये जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो सारी चीज़ निकल के सामने आ गई। उन्होंने फिर ये बात की कि ये घोड़ा कंडीशनड है, इसको सिखाया गया है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये घोड़ा इंटेलिजेंट नहीं है, इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसको सिखाया गया है, इसकी कंडीशनिंग की गई है। बाद में जाके वो साबित हुआ। इस वजह से जब ये साबित हो गया तो उसका जो हॉर्स का ऑनर था उसको काफ़ी सदमा हुआ इस चीज़ का कि यार इसका मतलब है घोड़ा मुझे मतलब धोखा देता रहा है। ठीक है, और मैं तो समझता था कि वो इंटेलिजेंट है, खुद से चीज़ों को कर रहा है, खुद से आंसर कर रहा है, लेकिन वो गलत साबित हो गया। और इन्होंने साबित कर दिया था कि ये घोड़े की कंडीशनिंग हुई है, लर्निंग हुई है। ठीक है, इसको सिखाया गया है। और इन्होंने ये भी साबित किया कि इसको रीइंफोर्समेंट दी गई है। पहले कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट दी गई है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसके बाद इसको फिर पार्शल रीइंफोर्समेंट यानी कि कभी कभी दी गई है। तो उस वजह से इसकी कंडीशनिंग हो गई, लर्निंग होगी और ये रिस्पॉन्स करना शुरू हो गया था। ये सारी स्टोरी थी इसकी। और इस चीज़ ने ना सिर्फ जेबी वाटसन को भी इम्प्रेस किया और रीइंफोर्समेंट का भी हमें इसने इंट्रोडक्शन दिया, उसके साथ साथ इसने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की इंपॉर्टेंस को भी बताया एनिमल्स के साथ। ठीक है, ये शॉर्ट सी इसकी सारी स्टोरी थी। इसका मैंने यहाँ पर ये सारा कंटेंट लिखा है, लेकिन मैंने आपको सोचा कि शॉर्टली बता दूँ। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। परेशान नहीं होना क्योंकि ये आपकी एक बेस बन जाएगी। घोड़े का मैंने आपको स्टोरी बता दी है तो आपकी बेस बन जाएगी, एक बुनियाद बन जाएगी, तो चीज़ों को समझना इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। ये है क्लेवर हांस, ये घोड़ा था, वो शहजादा। साइकोलॉजी के अंदर ये वाहिद घोड़ा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं। क्लेवर हांस हु रिजाइडेड इन बर्लिन, जर्मनी का ये घोड़ा था। हु क्लियरली सेलिब्रिटी माना जाता था। इसके नाम पर इतना सेलिब्रिटी था, एडवर्टाइजर जो क्या यूज़ करते थे इसका नाम प्रोडक्ट्स में। हीज अचीवमेंट्स इंस्पायर्ड सॉन्ग्स, मैगजीन, आर्टिकल्स एंड बुक्स। ये इसकी जो अचीवमेंट थी, जो ये मतलब कि परफॉर्मेंस करता था, वो तमाम मतलब उसकी इतनी मतलब कि वो फेमस हो गई थी कि वो आर्टिकल बुक्स वगैरह में भी आना शुरू हो गया। हिज फिनोमिनल नॉलेज वाज टेस्टेड बाय एमिनेंट मैथमेटिशियंस एंड ही वाज जज्ड टू हैव न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ टिपिकल 14-year old बॉय। इसकी जो एबिलिटी को चेक किया गया मैथमेटिशियंस के थ्रू और इसकी एबिलिटी पाई गई 14 years old चिल्ड्रन के बराबर जितनी उसकी एबिलिटी होती है। हांस कुड ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, वो ऐड कर सकता था, सब्सट्रैक्ट कर सकता था, यूज़ एंड डेसिमल्स उसके साथ रीड कर सकता था, आइडेंटिफाई कर सकता था कॉइन्स को, प्ले कार्ड गेम्स, स्पेल, रिकग्नाइज अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड परफॉर्म एस्टोनिशिंग फीट्स ऑफ मेमोरी, यानी कि ये तमाम टास्क वो कर सकता था। ठीक है, उसके बाद क्या था, अ राइटर फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स क्लेम्ड दैट हांस फार्म्स लिटिल सेंटेंसेस उसने दावा किया था बना सकता है, उसको याद भी रख सकता है अगले दिन तक। फिर उसने बोला कि 12 कलर्स एंड शेड्स को भी याद रख सकता है, उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। हॉर्स रिप्लाई टू द क्वेश्चंस पोज्ड टू हिम बाय टैपिंग इट्स हूफ। अच्छा, ये जो आंसर करता था ना, ये जब आंसर करता था तो ये अपने जो पाँव है ना उसको टैप करता था। मिसाल के तौर पर आपने बोला कि 2 + 3 कितना होता है, तो वे 5 दफ़ा टैप कर देगा कि 5 होता है। ठीक है, 5 दफ़ा अपने पाँव से। और उसके बाद ये कैसे आंसर करता था, बाय नॉडिंग इट्स हेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई किसी चीज़ के बारे में उससे पूछा जाता था तो वो उसकी तरफ नॉड कर देता था, उस चीज़ की तरफ ना, या उसके सामने ऑब्जेक्ट्स पड़े होते थे या फिर वो किसी के पास होता था तो उसकी तरफ नॉड इशारा कर देता था। उसके बाद हाउ मैनी ऑफ द जेंटलमैन प्रेजेंट आर वेयरिंग स्ट्रॉ हैट्स, उसे क्वेश्चन किया गया कि कितने लोगों ने स्ट्रॉ हैट्स पहने हुए हैं, तो उसने इसका भी आंसर किया। अच्छा, यहाँ पर बात की जेंटलमैन की, यानी कि आदमियों की बात की गई,
तो इसने इतना क्लियरली आंसर किया, इसने जो लेडीज़ थी ना उनको इसने ओमिट कर दिया, यानी कि उनका नहीं बताया, उसने सिर्फ आदमियों का बताया कि कितने लोगों ने हैट्स पहन रखे हैं। तो ये इतना इसने क्लियरली बताया, तो ये इस चीज़ ने बड़ा इंप्रेस किया था। अच्छा, इसके बाद ये सारी इसके बारे में था, हॉर्स के बारे में। अब इसके ऑनर के बारे में देखते हैं। ऑनर विलियम वॉन ऑस्टन इसका ऑनर था। नो वंडर पीपल वर डेजल्ड, नो वंडर हांस ऑनर विलियम वॉन ऑस्टन रिटायर्ड मैथमेटिशियन टीचर was placed, मैथमेटिक्स टीचर था ये। he had spent several years teaching Hans the fundamental of human intelligence, इसने ह्यूमन इंटेलिजेंस सिखाने की कोशिश की काफ़ी सालों तक। having tried previously, जो उसने पहले भी किया था अनसक्सेसफुली, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सका था, टू टीच कैट एंड बियर, कैट और बियर को सिखाने की उसने कोशिश की, नहीं सिखा सका। नॉर डिड ही बेनिफिट फ्रॉम द रिजल्टिंग, इससे उसने कोई मतलब के बेनिफिट नहीं लिया, इसकी मतलब पब्लिसिटी से कोई भी उसने बेनिफिट नहीं लिया। एक तो होता है ना कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा था, वो ऐसा नहीं कर रहा था। द मोटिवेशन फॉर हिज पेन्स टेकिंग, क्या था इसकी मोटिवेशन? एफर्ट वाज प्योरली साइंटिफिक, उसकी जो एफर्ट्स थी वो साइंटिफिक थी, यानी कि वो चीज़ों को डिस्कवर करना चाह रहा था, नई चीज़ें डेवलप करना चाह रहा था और बताना चाह रहा था कुछ, ना कि वो पैसे कमाना चाह रहा था। हिज गोल वाज टू प्रूव दैट, इसका जो गोल था, अब यहाँ पर आप इसको समझ लें। हिज वाज गोल, डार्विन वाज करेक्ट इज सजेस्टिंग दैट ह्यूमन एंड एनिमल्स हैव सिमिलर मेंटल प्रोसेसेस, इसका जो गोल था ना वो ये साबित करना था कि जो डार्विन ने कहा था ना, एनिमल्स और ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैव सिमिलर मेंटल प्रोसेसेस, जो जानवर और इंसानों के मेंटल प्रोसेसेस सेम होते हैं, ये इसने साबित करना था। ठीक है जी। एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में इसने क्या बात की थी? वॉन ऑस्टन बिलीव दैट द ओनली रीज़न, अच्छा एक बात याद रखिए, एक तो इसने ये प्रूव करना था इसका गोल कि दोनों के मेंटल प्रोसेस सेम होते हैं इंसानों और जानवरों को। दूसरा इसने ये दावा किया था कि जानवर जो हैं इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। बिलीव दैट द ओनली रीज़न हॉर्सेज एंड अदर एनिमल्स अपेयर टू बी लेस इंटेलिजेंट इज़ बिकॉज दे हैव नॉट गिवन सफिशेंट एजुकेशन, वो कहता है कि ये थोड़े इंटेलिजेंट इसलिए होते हैं हॉर्सेस या दूसरे जानवर, क्योंकि इनको हम सही एजुकेशन नहीं दे सकते, यानी कि सही से हम इन पर तवज्जो नहीं देते, इन पर काम नहीं करते, इसलिए ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। अगर हम इस पर काम करें, एजुकेशन दें, तो ये बहुत इंटेलिजेंट है। इसका यही दावा था कि जानवर भी इंटेलिजेंट होते हैं और वो खुद से चीज़ों को कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ही वॉज कन्विंस्ड दैट with the right kind of training the horse should show that it was an intelligent being, वो कहता है अगर राइट ट्रेनिंग दी जाए तो वो शो कर सकता है कि वो इंटेलिजेंट है। बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स मच ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वाज कन्विंस्ड, इसकी एफर्ट की वजह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो कन्विंस हो गया था, यानी कि वेस्टर्न के जो लोग थे वो काफ़ी हद तक कन्विंस हो गए थे। ठीक है, इसके इस वजह से। उसके बाद क्वेश्चंस उसके रेज हुए थे हांस पर, चूँकि मैंने आपको बताया कि जब कोई बंदा काम करता है तो उसकी तारीफ़ करने वाले होते हैं, ना सिर्फ बल्कि उसके क्रिटिक्स भी होते हैं, उसको गलत साबित करने वाले भी होते हैं। इसी तरह लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि वाकई क्या ऐसा हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ये थे कि क्या वाकई ही जो है ये पॉसिबल है कि इन एनिमल्स को सिखाया जा सके और क्वेश्चंस का आंसर कर सके, क्या वाकई ही वो इंटेलिजेंट होते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला एंड व्हाट डज दिस ऑल हैव टू डू विद द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, इसका हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से क्या ताल्लुक है। वी विल सी दैट इट वाज साइकोलॉजी, हम देखेंगे कि कैसे एक साइकोलॉजिस्ट ने बाद में सारी मिस्ट्री को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं जी। फिर क्वेश्चन आता है क्या वाकई, यहाँ से फिर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया था हांस पर, तो देखते हैं जी। हाँ, इन सितंबर 1904 में जो कमेटी बनी थी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने ये बोला कि जी ये वाकई इसमें कोई नहीं, इंटेलिजेंट है वो, ठीक है, इसमें कोई धोखा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन स्टम्प इससे सेटिस्फाई नहीं था, उसने सोचा ही वाज क्यूरियस अबाउट हाउ हॉर्स वाज एबल टू रिस्पॉन्ड करेक्टली, ये कैसे हो सकता है कि वो सही से आंसर कर सके डिफरेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, फिर उसने ये टास्क दिया अपने एक स्टूडेंट को। ठीक है, फिर उसने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाई और एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को उसने 2 ग्रुप बनाया कि एक को आंसर पता थे, एक को नहीं पता थे। ठीक है, ही फॉर्म 2 ग्रुप्स, उसने ये किया। उसके बाद क्या रिजल्ट्स क्या निकले? द रिजल्ट्स शोड दैट द हॉर्स आंसर्ड करेक्टली ओनली व्हेन द क्वेश्चंस देमसेल्व्स न्यू द आंसर, उन्हीं को इसने सही आंसर दिए जो कि आंसर्स को जानते थे, जो लोग आंसर्स को जानते थे, जिनको पता था, उन्हीं का इसने आंसर दिया। ऑब्वियसली हैंस वाज रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हूएवर वाज क्वेश्चनिंग हिम
इवन वैन दैट पर्सन वाज अ स्ट्रेंजर। अच्छा, यहाँ पर मिस्ट्री इसने सॉल्व की कि जिन लोगों को ये आंसर करता था ना, या जिनको ये करेक्ट आंसर करता था, उन लोगों को चूंकि आंसर का पता होता था, तो ये आंसर करते हुए उससे सिग्नल्स वसूल करता था, उससे इशारा ले लेता, उसको समझ जाता था कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, ये इसने दावा किया था। इसने बोला कि जब इसका जो मालिक है वो इससे क्वेश्चन कर रहा होता है ना, तो ये उससे इशारा ले रहा होता है। मिसाल के तौर पर उसने बोला 2 + 3 = 5 होता है, तो ये 5 दफ़ा टैप करेगा, वो घोड़ा उसकी तरफ देख रहा है। ठीक है, 5 दफ़ा जब टैप कर देगा तो वो उसका थोड़ा सा वो सर से इशारा कर देगा तो ये रुक जाएगा, 5 दफ़ा टैप हो जाएगा। इस तरह की इसने बात की थी कि ये क्वेश्चन करने वाले से इशारा ले रहा होता है, क्वेश्चन करने वाले को समझ रहा होता है, उसके एक्सप्रेशन को या उससे वैसे इशारा ले रहा होता है। ठीक है, उसकी मूवमेंट को समझ के तो ये आंसर कर रहा था करेक्टली। ठीक है जी, तो ये इसने यहाँ पर आके बात की थी इस दलील के साथ। वो कहता है ये आंसर दे सकता है अगरचे वो स्ट्रेंजर भी हो। ठीक है, उस क्वेश्चन करने वाला कोई स्ट्रेंजर भी होगा तो भी आंसर कर सकता है। After a series of well-controlled experiments, Pfungust concluded that Hans had been unintentionally conditioned by his owner। ये इसने conditioned किया हुआ था। ठीक है, उसने बोला horse would begin tapping his hoof whenever he perceived the slightest downward movement of von Osten's head। उसका जो ऑनर था वो जब हेड सर का इशारा करता था तो वो रुक जाता था उसको। ठीक है, when the correct number of taps had been made, von Osten had automatically bobbed up and the horse would stop। वो सर से इशारा करता था तो वो रुक जाता था। ठीक है, Pfungust demonstrated that everyone even people who had never before been near a horse made the same barely। और इसी तरह से वो लोग भी, उनको भी ये आंसर कर सकता था जो इसको नहीं जानते थे। Thus the psychologist demonstrated that Hans did not have a storehouse of knowledge। फिर साइकोलॉजिस्ट ने ये साबित किया कि इसका कोई स्टोर हाउस नहीं है, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, बल्कि ये कंडीशनड है। ही हैड सिंपली बीन ट्रेंड सो टू स्टार्ट टैपिंग हिज रूफ। इसको ट्रेन किया गया है अपने पाँव को टैप करने के लिए। आर टू इनक्लाइन हिज हेड टूवर्ड एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की तरफ सर से इशारा करने के लिए। व्हेन एवर हिज क्वेश्चनर मेड अ सर्टेन मूवमेंट, जब उसके क्वेश्चनर एक सर्टेन मूवमेंट करता है। And the horse had been conditioned to stop tapping in response to the questioner's opposite movement। और इस तरह से कंडीशन हुआ है कि वो उस वक्त रुक जाएगा जब उसके क्वेश्चन करने वाला ऑपोजिट मूवमेंट करता है। उसके बाद और वॉन ऑस्टन हैड रीइंफोर्स्ड हांस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ये रीइंफोर्समेंट की बात भी मैंने आपको बताया, इसने रीइंफोर्स किया था। ठीक है, उसके बाद एज द ट्रेनिंग प्रोग्रेस्ड वॉन ऑस्टन फाउंड दैट ही नो लॉन्गर हैड टू रीइंफोर्स। फिर पहले उसने कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट दी, बाद में उसने पार्शियल रीइंफोर्समेंट दे दी कि कभी कभी वो देता था। ठीक है, अब उसके बाद एंड रिजल्ट्स क्या आए। द केस ऑफ क्लेवर हांस इलस्ट्रेट्स दैट वैल्यू एंड नेसेसिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इस एक्सपेरिमेंट से या इस सारी स्टोरी से क्या पता चला, उन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की इंपॉर्टेंस या ज़रूरत का पता चल गया कि कितनी ज़रूरत है अगर आप एनिमल्स के साथ रिसर्च कर रहे हो। It made psychologists more skeptical of claims of great feats of animal intelligence। इसने उन दावों को भी मांद कर दिया, उन दावों को भी रद्द कर दिया जो कहते थे कि एनिमल इंटेलिजेंस होते हैं, कि जानवर इंटेलिजेंट होते हैं। उन्होंने इस चीज़ ने उस दावे को भी रद्द कर दिया, जो उसको कमज़ोर कर दिया। However, it also showed that animal were capable of learning। लेकिन इसने ये श्योर किया, इसने ये शो किया कि जो जानवर हैं वो इस कैपेबल होते हैं, इस काबिल होते हैं कि वो लर्निंग कर सकें। एंड दैट दे कुड बी कंडीशन टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर, और उनके बिहेवियर को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ें। उसके बाद है जी, चूँकि यही सारी चीज़ें बिहेवियरिज्म के अंदर हम देखेंगे और यही बेस है उसकी। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ एनिमल लर्निंग केम टू बी सीन एज अ मोर यूजफुल अप्रोच टू द प्रॉब्लम than the earlier type of speculation about some elect conscious operating in an animal mind। ये वाला जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी ना, वो कहते हैं कि ये बेहतर है पहले की जो स्टडीज़ या पहले की जो टेक्निक्स थी ना चीज़ों को डील करने की, कॉन्शियस एनिमल माइंड को स्टडी करने की, ये वाली जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी ये उनसे बेहतर थी। ठीक है, केम टू सी एज मोर यूजफुल अप्रोच, ये उनसे बेहतर थी। उसके बाद लास्ट हमारे पास पॉइंट है, फंगस्ट एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट अबाउट क्लेवर हांस वाज रिव्यूड बाय जॉन वाटसन फॉर द जर्नल ऑफ कंपैरेटिव न्यूरोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये जो इसका जो क्लेवर हांस ने रिपोर्ट लिखी थी ना, इस पर रिव्यू दिया था जेबी वाटसन ने, जो कि फादर हैं
बिहेवियरिज्म के। देखें ना, कनेक्शन निकल आया ना। ये इस तरह से हिस्ट्री इसकी बनाएंगे हम इंशाल्लाह, ताकि आपको पता हो कि ये कैसे कैसे चीज़ें बनी हैं। तो उसने रिव्यू दिया और फिर रिव्यू देने के बाद क्या हुआ था, एंड इट्स कंक्लूजन्स, उसके जो कंक्लूजन थे, इन्फ्लुएंस्ड वाटसन्स ग्रोइंग इंक्लिनेशन टू प्रमोट अ साइकोलॉजी दैट वुड डील ओनली विद बिहेवियर नॉट विद कॉन्शियसनेस। इसके जो रिजल्ट्स थे ना, फंगस के जो एक्सपेरिमेंट था जो उसने घोड़े के साथ करके उसको गलत साबित किया था, इसके जो कंक्लूजन थे, इसने जेबी वाटसन की जो सोच थी ना उसको थोड़ा सा मुतासर किया। उसने थोड़ा सा इसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो साइकोलॉजी को प्रमोट करना चाह रहा था एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, नॉट द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसने थोड़ा सा उसको इम्प्रेस किया, उसने इन्फ्लुएंस किया इसकी जो एक्सपेरिमेंट ने ना, जेबी वाटसन ने, जो कि काम कर रहा था कि जो साइकोलॉजी है बेसिकली बिहेवियर की स्टडी है, नॉट विद कॉन्शियस, नॉट द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इस चीज़ को उसने थोड़ा सा ना इफेक्ट किया उसकी। तो ये वाले थे जी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है बिहेवियरिज्म का। हमने क्लेवर हांस की स्टोरी देखी, आई थिंक पहले आपने कभी नहीं सुना होगा इसके बारे में। अगर आप सुना है तो भी कमेंट में बताइएगा, अगर आपने नहीं सुना तो भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है जी। और ये 1900 के स्टार्ट की बात है, यानी कि 1910 के दौरान की बात है ये। ठीक है, उस वक्त ये बहुत फेमस था। तो वीडियो पहले बहुत लंबी हो चुकी है, पूरी ज़रूर देखिएगा अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है थी इसके अंदर। उसके बाद एनिमल इंटेलिजेंस होते हैं, इसको थोड़ा सा रद्द कर दिया। उसके बाद लर्निंग की बात की कि एनिमल लर्न कर सकते हैं और उनके बिहेवियर को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, और इस अप्रोच को यूज़फुल बताया गया पहली वाली अप्रोचेस से जो भी यूज़ की जाती थी। और इस एक्सपेरिमेंट ने जेबी वाटसन को भी इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है जी। ये थी जी हमारे पास पहला पार्ट। अगर बाकी पार्ट में इंशाल्लाह बनाएंगे और इसी तरह डीपली उनको देखेंगे, समझेंगे। अगर आप उन पार्ट्स को भी देखना चाहते हैं और साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।